नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेनियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कल के वीडियो में आपको आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बताने का प्रयास किया कि आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है। अब उस टाइप में भी मैंने आपको स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास किया। तो आइए आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं टार्टोमेरिज्म। तो आज हम टार्टोमेरिज्म के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे आपको। जैसा कि आपको पता है कि टार्टोमेरिज्म को हिंदी में कहा जाता है चलावयवता। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये चलावयवता, और बहुत से बच्चे कई जगहों पे पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत आराम से समझने का प्रयास करें। एक एक लाइन मैं आपको समझाऊँगा बारीकी से, ताकि हर लाइन आपको समझ में आ जाए। तो टार्टोमेरिज्म के पहली चीज़ तो ढेर सारे नाम हैं, हम पहले उन नामों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत से टीचर्स नहीं बता पाते हैं उनके नाम, और ये नाम भी कई जगहों पूछा जाता है। इसकी प्रॉपर्टी के आधार पे इसको डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको एलिलोट्रोपिज्म भी कहते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म भी कहते हैं, रिवर्सिबल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इमीन इनामीन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, नाइट्रो एसी नाइट्रो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, बॉन्ड टर्निंग आइसोमेरिज्म कहते हैं, डेस्मेट्रोप्रिज्म आइसोमेरिज्म कहते हैं, प्रोटॉन माइग्रेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये टार्टोमेरिज्म की जब खोज हुई तो प्रोफेसर लोर नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया कि आइसोमेरिज्म, ये टार्टोमर क्या है। तो टार्टोमर कोई विशेष आइसोमेरिज्म नहीं है, इसकी एक स्पेशल कंडीशंस है। अगर इस कंडीशन के बेसिस पे ये कोई भी कंपाउंड अगर है तो वो टार्टोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले क्या कंडीशन है जो टार्टोमेरिज्म दर्शाने के लिए पाया जाता है, चलावयवता दर्शाने के लिए पाया जाता है, पहले उसको देखते हैं, फिर क्या उसका चलावयवी या टार्टोमर बनेगा उसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो उसकी एक स्पेशल कंडीशंस है जिसको नेसेसरी कंडीशंस के रूप में दिखाया गया यहाँ। वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि जो भी कंपाउंड हो X सिंगल बॉन्ड Y, डबल बॉन्ड Z या X सिंगल बॉन्ड Y, ट्रिपल बॉन्ड Z के रूप का ही होना चाहिए। अगर इस रूप का है तो ही कंपाउंड टार्टोमेरिज्म दर्शाएगा। जहाँ कुछ कंडीशंस है, Z की वैल्यू, Z यानी जो भी क्रियात्मक समूह है उसमें सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आना कंपलसरी है। Z के लिए सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का होना जरूरी है, उसके साथ कुछ भी जुड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। Y एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास कुछ भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी वॉटएवर हो सकता है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन X एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन मौजूद हो। तो अगर इतना है तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा टार्टोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, या एक ऐसा कंडीशन हो XY ट्रिपल बॉन्ड Z के रूप में। तो आइए हम कुछ कंपाउंड्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो टार्टोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ढेर सारे नामों के बेसिस पे बताने का प्रयास करूंगा आपको, और आप उसको पहले ये पकड़ने का प्रयास करें कि कौन कौन सा कंपाउंड टार्टोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो बारी बारी से मैं लिखने की कोशिश करूंगा आपके सामने। पहले मैंने लिख दिया HCN, दूसरा मैंने लिख दिया आपके सामने CH3। मैं कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आता जाए। यहाँ ढेर सारे मेरे पास पड़े हुए हैं एग्जाम्पल्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैं बेहतर एग्जाम्पल अपनी क्लास ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ वो एग्जाम्पल्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे आपको समझने के लिए, और मुझे समझाने में भी उसमें सुविधा होगा कि आप जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेता हूँ जो थोड़े से कठिन भी होते हैं और थोड़े से सरल भी होते हैं। तो मैं सबको कंक्लूड कर देता हूँ साथ साथ। चलिए इतने एग्जाम्पल्स के बेसिस पर पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास पड़े हैं, हम उनको भी बारी बारी से देखते हैं।
हमें ये ध्यान देना है कि एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड हो या एक्स वाई ट्रिपल बॉन्ड जेड हो, जहाँ जेड क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वाला कोई एटम होना चाहिए, उसके पास कुछ भी हो, इसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं है। वाई एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर हो सकता है। एक्स एक ऐसा कंपाउंड हो सकता है या कोई ग्रुप हो सकता है जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं एक्स वाई ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो अब इसको देखिए, जेड CSON में से कोई एक है तो बिल्कुल है, और वाई कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी है। एक्स ऐसा होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन होती है, यहाँ मौजूद है, इसका मतलब ये हमारा इस कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये भी है। आगे हम बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यस वाई एक्स दिख रहा है साफ साफ, तो इसका मतलब ये कंपाउंड रिप्रेजेंट करेगा टाटोमर को। यहाँ क्या हो गया, जेड वाई एक्स, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा टाटोमर को। यहाँ क्या हो गया, जेड वाई एक्स, इसके पास हाइड्रोजन है, ये कुछ भी हो सकता है तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा। जेड वाई एक्स, एक्स के पास हाइड्रोजन है, जेड SON में से कुछ भी हो सकता है तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो जेड वाई एक्स, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए तो ये कुछ भी है। तो इसका मतलब इस बेसिस पे ये जितने भी कंपाउंड लिखे हुए हैं, ये सभी कंपाउंड ऐसे हैं जो टाटोमर को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी वो कौन सा टाटोमर बनाएंगे, अभी मैं इसको चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी चर्चा आगे करूँगा। पहले टाटोमर कौन कौन सा रिप्रेजेंट करेगा उसकी हम चर्चा करते हैं, फिर आगे उसका भी नंबर आता है। और भी कंपाउंड्स की मैं अगर बात करूँ आपके सामने, तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मैं कितना लिखूं। बहुत ढेर सारा लिखा हुआ है इसमें, तो कम से कम 100-150 लिखे हुए हैं, तो मैं सबको लिखना कठिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो समझते हैं। जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स ऐसे भी कर सकते हो, जेड वाई एक्स या जेड वाई एक्स ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखोगे तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा जेड वाई एक्स, ये भी हो जाएगा, और ये भी जेड वाई एक्स के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होगा रिप्रेजेंटेशन में, कैसे बनाएगा टाटोमर, उसको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। वो एकदम सिंपल एंड साइड केस है। क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड जहाँ भी हो उसका माइग्रेशन इस प्रकार से करना है कि वो सिंगल्स की ओर आए और इस हाइड्रोजन को यहाँ ले जाइए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो Y और Z के बीच में जो डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो डबल बॉन्ड का माइग्रेशन X की ओर लेके आए, X के पास जो हाइड्रोजन है वो Z की ओर लेके जाएं, तो क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड N, इस टाइप का माइग्रेशन होकर निकल के आएगा। ये इसका टाटोमर ये। अब इसमें होता क्या है, जो मैंने ढेर सारे नाम बताए थे, जो बन रहा होगा उसी का है उसका नाम होगा। जैसे ये इनामीन, इमीन, नाइट्रो, एसी नाइट्रो, जो ये नाम मैंने बताए हैं ऐसे होता है। ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल्स में ऊपर देखते हैं क्या बनेगा। ये कंपाउंड है, अगर मैंने माइग्रेशन इसका इधर कराया तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH। अगर ये कीटो है तो इनॉल हो जाता है, इसी लोग कहते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म।
क्या कहते हैं, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। ऐसे भी कर सकते हैं, यही सेम प्रोसेस हम इधर भी कर सकते थे, इसका अटैचमेंट इधर, हाइड्रोजन का अटैचमेंट ऐसे भी हो सकता था, पॉसिबल था, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो टॉटोमेरिज्म एक इस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो एक कंपाउंड होता है टाटोमर के लिए, और इस बेसिस पे आप कर सकते हैं कि ये कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो टाटोमेरिज्म आप समझ चुके होंगे मुझे लग रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। टाटोमेरिज्म के बाद हमारे पास जो टॉपिक निकल के आता है, हम थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो तो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसकी गणना ही नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? गणना ही नहीं की जा सकती। तो टॉटोमेरिज्म हो गया, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, मेटामेरिज्म हो गया। अब हम आते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की ओर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफिनेशन क्या होगा? कंपाउंड आर मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अरेंजमेंट आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर एंड द होल फिनोमिना ऑफ दिस आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी कंपाउंड और मॉलिक्यूल यानी यौगिक या अणुओं का वह समूह जिसमें उनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार के बने हुए आइसोमर, वो संरचनाएं आइसोमर कहलाती हैं, और जो ये प्रक्रिया है वो क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। तो मैं ढेर सारे फॉर्मूले के बेसिस से बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे फार्मूलों को। इसका एक फॉर्मूले का ट्रिक होता है, जैसे कहीं लिखा हो CnH2n+2O। अगर हमारा फॉर्मूला CnH2n+2O टाइप का है तो इसमें केवल दो ही चीज़ें बनेंगी, या तो ये ईथर होगा या तो ये एल्कोहल होगा। क्या होगा? या तो ये ईथर होगा या तो ये एल्कोहल होगा। अब इसको एग्जाम्पल ही समझते भी हैं, बारी बारी से मैं समझाने का प्रयास भी करूँगा आपको। जैसे मैंने आपके सामने लिया C2H6O, जांच करिए क्या इस टाइप का बन रहा है। n की जगह 2 है तो 2 दूना के 4 + 2 6 हो जाएगा, और ये इतना। अब C2H6O लिखा तो इसकी दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये है कि ये बने CH3OCH3, दूसरी संभावना ये है कि ये CH3CH2OH बने। तो देखिए पहला ईथर दूसरा एल्कोहल। तो जो ये फॉर्मूला बनाया गया है ये फॉर्मूला परफेक्ट है कि कैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट करें कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह बनेंगे। अगर ये हमें पता है तो हमारा समय बच जाता है इनको सॉल्विंग करने में। हमने ले लिया C3H8O, तो कैसे करेंगे हम? CH3CH2OCH3 ऐसे कर लिया, या CH3CH2CH2OH ऐसे कर लिया। तो आप दोनों कंडीशंस में देखेंगे ये एक ईथर बन रहा है, ये एक एल्कोहल बन रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है, CnH2n+2O अगर है तो ये ईथर या एल्कोहल को बनाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है CnH2nO। अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या बनना होता है, एक बनता है एल्डिहाइड और एक बनता है कीटोन। एक बनता है एल्डिहाइड और दूसरा बनता है कीटोन। बड़ा ही जनरल फार्मूला होता है ये CnH2nO। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। हमने लिख दिया C3H6O, तो देखते हैं कैसे बनेगा। हमने लिख दिया CH3COCH3, यहाँ लिख दिया CH3CH2CHO, तो 3 3 6, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, सही है। तो आप इसको कहेंगे ये एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है।
सही है। तो आप CnH2NO को एल्डिहाइड और कीटोन कहेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने कहीं कहा CnH2nO2, तो एक बनेगा एसिड और दूसरा बनेगा एस्टर। एसिड का मतलब COOH और एस्टर का मतलब COOR। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख लिया C3H6O2 का लिख लिया C3H6O2। तो जनरली मैं जनरल फार्मूले इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो देखिए 3 कार्बन, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन, तो ये इस टाइप का हो गया। या इसी को आप दूसरे रूप में क्या ले सकते हो, CH3COO तो ये तो हमारा एसिड, ये हमारा एस्टर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि तीसरा फार्मूला अगर CnH2NO2 है तो ये एसिड और एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। समझ चुके होंगे आप। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर, जिसको आप कहते हैं CnH2n+3 कैपिटल N, CnH2n+3 कैपिटल N। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, CnH2n+3 कैपिटल N। चलिए समझते हैं इसको भी। कोशिश करिएगा थोड़ा सा कार्बन की संख्या बढ़ा के चेक करिएगा। मैं ले लेता हूँ C5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 लिया तो 5 दूना के 10 और 3 13, हमने ऐसे लिया C5H13N। कैसे बनेगा देखिए, 5 लिया है तो 5 का रोल निभाना पड़ेगा। हेलो, सही है। तो 5 लिया तो 5 का रोल 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, सही है। 1 डिग्री हो गया ये। अब इसको हम 2 डिग्री बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए 3 3 6 7 2 9 2 11, एक कार्बन छूट गया शायद, तो यहाँ इसको कर लो CH2, यहाँ कर लो CH3। 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 8 2 10 3 13, सही है। एक 3 डिग्री बनाने का प्रयास करते हैं। CH3 CH2N CH3 ऐसा पॉसिबल है? एक कितने कार्बन हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 वैलेंस से ज़्यादा पॉसिबल नहीं दिखाएगा ना। यहाँ एक से जुड़ा है तो इसलिए 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री। देखिए 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13, कार्बन 1 2 3 4 5, सही है। तो यहाँ मैंने दिखाने का प्रयास है कैसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल में ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो किसी भी संरचना का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा हुआ फंक्शनल, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास एक लास्ट आइसोमर निकल के आता है स्ट्रक्चरल के फॉर्मूले का। लास्ट हमारा जो कंपाउंड है उसको भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। वो क्या है हमारा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसा कि ये आइसोमेरिज्म ऐसा है जो जनरली किताबों में नहीं होता है, आईआईटी के सिलेबस में ही होता है। तो इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भी 2 फॉर्मूले हैं। अगर CnH2n है तो एक बनेगा एल्कीन, एक बनेगा साइक्लोएल्केन, एक बनेगा एल्कीन और एक बनेगा साइक्लोएल्केन। दूसरा एक फार्मूला इसका बनता है CnH2n-2, तो ये बनता है एल्काइन और ये बनता है साइक्लोएल्केन। यहाँ एल्केन है और यहाँ एल्कीन है, ठीक है।
तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में हम लोग इस फॉर्मूले को इस रूप में देखते हैं, ठीक है। तो CnH2 अगर है तो एल्कीन और साइक्लोएल्केन, और CnH2n-2 है तो एल्काइन और साइक्लोएल्कीन के रूप में प्राप्त होगा। अब आइए इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इनकी संरचनाओं को हम अलग करेंगे, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने अपने सामने एक एग्जांपल लिया C5H10। क्या लिया हमने? C5H10। तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। C5H10 को हम ऐसे बना सकते हैं, हेलो, ऐसे भी बना सकते हैं, हेलो, ऐसे भी बना सकते हैं, सही है। इसका रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। मैच कराइए, आई थिंक ये सही है। 3 3 6 2 8 2 10 C5H10, ये इसका रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। आप इसके साथ कुछ और बदलाव भी कर सकते हैं। ये इसका रिंग चेन आइसोमर है। चलो, हमने ऐसे कर दिया। ये इसका रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। अगर इसकी बात करोगे तो रिंग यानी ये हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। इसकी बात करोगे तो चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन एक रिंग और एक चेन, एक रिंग एक चेन, एक रिंग एक चेन, किसी भी रिंग का किसी भी चेन के साथ बनने वाला आइसोमेरिज्म रिंग चेन आइसोमेरिज्म बन जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें और भी इसके एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें, तो अगर इसी संरचना में थोड़ा सा हम बदलाव कर दें। हमने यहाँ 10 की बजाय 8 ले लिया, 10 की बजाय 8 ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमें इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ेगा। ऐसे बनेगा, देखिए। अब ये इसके साथ रिंग चेन है, ये इसके साथ रिंग चेन, ये इसके साथ रिंग चेन। अगर एक साइक्लोएल्कीन है, दूसरा क्या है? एल्काइन है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा और स्ट्रक्चरल में चेन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो चुका होगा। पोजीशन का, मेटामेरिज्म का, टाटोमेरिज्म का, फंक्शनल का और रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने आपको विधिवत बताने का प्रयास किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज और कल के वीडियो को आप बार बार देखें अगर आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक क्लियर नहीं है, जिससे आपका 100% डाउट क्लियर हो सके। और अगर आपको लगातार वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी साझा करें, ताकि वो भी हमारे वीडियो तक पहुँच सकें और अपने केमिस्ट्री के डाउट्स को परमानेंटली अपने माइंड से क्लियर कर सकें। और लगातार हमारे चैनल पे बन के अपनी समस्याओं को, जो परमानेंट उनकी समस्याएं बनी हुई हैं, उनको दूर कर सकें। ऐसे ही लगातार अपना प्यार बना के रखें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।